हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। उसका बेटा अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, रिकवरी ऑफ टैक्स, जिसमें कल जो बातें आपको बताई थी उसको मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, कल मैंने आपको ये बताया था, ये बेटा कोई एसएससी है। हाँ जी बेटा, इस एसएससी ने अपनी आईटीआर फिल की है। ठीक है बेटा, ये एसएससी अपनी आईटीआर फिल कर चुका है और टैक्स भी पे कर चुका है। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस आजकल कैसे होता है? ऑनलाइन। ठीक है। अब असेसी अपनी आईटीआर जब ऑनलाइन फिल कर लेगा और टैक्स पे कर देगा, उसके बाद बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस आईटीआर की प्रोसेसिंग करता है, उस आईटीआर को चेक करता है कि असेसी ने जो जो इनकम्स डिक्लेयर की हैं वो इनकम सही है या नहीं है। असेसी ने आईटीआर फिल करते हुए किसी तरह की कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा उसको वेरीफाई करता है। ठीक है। उसको चेक कौन करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेटा सीपीसी सेंटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है। और चेक करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि असेसी ने जो टैक्स पे किया है, जो टैक्स इसने चुकाया है, वो सही है या नहीं है। ठीक है जी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हो सकता है जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की गई हो और असेसी के द्वारा जो टैक्स पे किया गया हो सकता है दोनों में बेटा डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए इसने 80,000 रुपीज़ टैक्स पे किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनता है? 1 लाख। ठीक है बेटा, कम भी हो सकता है। हाँ जी बेटा, हो सकता है इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 60,000 रुपये बनता हो। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 60,000 उसका टैक्स बना रहा है और उसने पे कितना किया हुआ है? 80,000, तो इस केस में असेसी को बेटा 20,000 रुपीज़ का क्या मिलेगा? रिफंड। इसकी सूचना असेसी के पास भेज दी जाएगी और उसको 20,000 का बेटा रिफंड दे दिया जाएगा। पर मान लीजिए असेसी की जो टैक्स लायबिलिटी है वो एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा बनती है, 1 लाख रुपए बनती है, और उसने टैक्स पे कितना किया हुआ है बेटा? टैक्स पे किया हुआ है 80,000। तो इस केस में 20,000 रुपीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे डिमांड करेगा। तो 20,000 रुपीज़ ये और देने हैं असेसी ने किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग टैक्स, इसको बेटा बोलेंगे टैक्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। अब इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी सूचना किसके पास भेजेगा? असेसिंग ऑफिसर के पास। ये बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर है या असेसिंग ऑफिसर। ठीक है जी। असेसिंग ऑफिसर इस 20,000 रुपीज़ का एक नोटिस ऑफ डिमांड तैयार करेगा। ठीक है जी, एनओडी। और उसको किसके पास भेजा जाएगा? टैक्स पेयर के पास। 20,000 रुपीज़ का बेटा नोटिस ऑफ डिमांड है जो असेसिंग ऑफिसर ने तैयार कर लिया और किसके पास भेज दिया? हाँ जी बेटा, असेसी के पास, टैक्स पेयर के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर कल मैंने बताया था नोटिस ऑफ डिमांड के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर जो नॉर्मल टाइम लिमिट होती है 30 डेज। असेसी को जो टाइम दिया जाएगा, करदाता को बेटा जो टाइम दिया जाएगा वो 30 डेज का दिया जाएगा। विद इन 30 डेज नोटिस ऑफ डिमांड प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अंदर ये 20,000 रुपये उसको चुकाने हैं। ठीक है जी, इसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। नॉर्मल जो टाइम है वो 30 डेज का दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात जो मैंने कल नहीं बताई उसको ध्यान से सुनना। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे, यदि इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर चाहे तो इस पीरियड को बेटा रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है जी। हो सकता है 30 डेज की बजाय 20 डेज का वो टाइम दे दे। ठीक है। कई बार असेसिंग ऑफिसर इस पीरियड को बेटा रिड्यूस भी कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, सरकार के हित में, सरकारी खजाने के हित में। उसको अगर ये लगता है कि 30 दिन का समय देने से सरकारी खजाने को कोई नुकसान पहुंच सकता है तो वो इस पीरियड को बेटा रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है जी।
अच्छा, एक मैंने बेटा ये भी बताया था, अगर 30 दिन से ज़्यादा समय में दिया जा सकता है। हाँ जी बेटा, यदि असेसी करदाता करदाता बेटा इसके पास एप्लीकेशन डाल दे, किसके पास? असेसिंग ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन डालनी होगी। हाँ जी बेटा, ये एप्लीकेशन 30 दिन से पहले-पहले डालनी होगी, ध्यान रखना। नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर 30 दिन का समय लिखा हुआ था, 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी, उससे पहले-पहले यदि करदाता चाहे, तो असेसिंग ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन डाल के इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा सकता है। इस 30 दिन की अवधि को बेटा एक्सटेंड करवाया जा सकता है, ठीक है? तो मा हो सकता है वो 60 डेज़ कर दे। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को जो पेमेंट 30 डेज़ में करने का नोटिस भेजा था, उस नोटिस को बेटा उस नोटिस के पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, बट उसके लिए असेसी को क्या डालना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है जी? बिफोर ड्यू डेट, बिफोर एक्सपायरिंग दीज़ 30 डेज़। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब सुनिए, नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर बेटा जो भी समय दिया जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर जो भी टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए, यदि असेसी उस ड्यू डेट से लेट हो जाता है, पेमेंट करने में बेटा वो डिले कर देता है, तो उस केस में बताया था, इन केस ऑफ डिले 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 1% पर मंथ इंटरेस्ट बेटा चार्ज किया जाएगा, किससे? असेसी से, फॉर एवरी मंथ, और पार्ट ऑफ मंथ। हाँ जी बेटा, इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा, असेसी ने पेमेंट करनी थी नोटिस ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, उसको सपोज करो 50,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी, और उसने डिले कर दिया, पीरियड ऑफ डिले। हाँ जी बेटा, मान लेते हैं 2 मंथ्स 5 डेज, 2 महीने 5 दिन वो लेट हो गया, तो 2 महीने 5 दिन को बेटा 3 मंथ्स कर देना, ठीक है जी? पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ। 2 मंथ 5 डेज है तो बेटा इसको 3 मंथ्स मानेंगे, और 3 महीने का उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000 का बेटा 1% के हिसाब से, और 3 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये बेटा बनेगा 1500 रुपये। 1500 रुपये बेटा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है जी? फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर कमिश्नर चाहे, चीफ कमिश्नर, तो इस 1500 रुपये के ब्याज को बेटा माफ़ कर सकता है, ठीक है जी? अगर चीफ कमिश्नर चाहे तो इस 1500 रुपये के ब्याज को बेटा माफ़ किया जा सकता है, बट उसके लिए उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा चीफ कमिश्नर को 2 बातों से। सबसे पहली बात कि जो असेसी ने टैक्स चुकाने में देरी की है, नोटिस ऑफ डिमांड में जो टैक्स लिखा हुआ था, एरियर ऑफ टैक्स, उसको चुकाने में जो देरी की है, उस देरी के पीछे कोई पर्याप्त कारण रहा हो, ठीक है जी? और वो कारण जो है वो वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर वैलिड रीज़न है तो ये 1500 रुपये का ब्याज बेटा माफ़ किया जा सकता है बाय द चीफ कमिश्नर, या इस ब्याज को बेटा रिड्यूस भी किया जा सकता है। 2 बातें हैं। हाँ जी बेटा, 2 बातें हैं इस 1500 रुपये के ब्याज के बारे में, या तो बेटा इसको रिड्यूस किया जा सकता है, या पूरा माफ़ भी किया जा सकता है, वेव ऑफ, ठीक है जी? और कौन करेगा? चीफ कमिश्नर। हाँ जी बेटा, ये पावर चीफ कमिश्नर के पास है, ठीक है जी? असेसिंग ऑफिसर भी बेटा थोड़ी चीफ कमिश्नर को ये कह सकता है, असेसिंग ऑफिसर जो है चीफ कमिश्नर को ये कह सकता है कि ये जो करदाता है जिसने डिले किया है, ठीक है, इसके इसके खिलाफ जब भी हमने किसी तरह की कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड इंक्वायरी करवाई है और इसने इंक्वायरी में हमेशा कोऑपरेट किया है, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर चीफ कमिश्नर को ये बात बता सकता है कि ये जो असेसी है ये एक फाइन असेसी है, ठीक है जी? फाइन असेसी का मतलब कि ये असेसी, इसके अगेंस्ट जब भी हमने किसी तरह की छानबीन या इंक्वायरी करवाने के लिए इसको बोला है, तो इसने हमेशा कोऑपरेट किया है, तो उस केस में चीफ कमिश्नर चाहे तो बेटा वो उसको माफ़ कर सकता है, ठीक है जी? या रिड्यूस कर सकता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है?
चलिए अब इन सब बातों को लिखना कैसे है। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले आता है नोटिस ऑफ डिमांड। ठीक है, सेक्शन 221 है बेटा इसका, सेक्शन आप ध्यान रखिएगा 221। तो इसमें देखो क्या कहता है, आफ्टर फाइलिंग द आईटीआर, टैक्स पेयर जब आईटीआर फिल कर लेता है तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्रॉस चेक करता है। ठीक है जी, या अर्थमेटिकल एरर, अर्थमेटिकल मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ये सारी बातें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर क्या कहता है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि टैक्स पेयर के द्वारा चुकाया गया टैक्स एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से कम है। ठीक है जी, जैसे हमने अपने एग्जांपल में लिया था 80,000 रुपीज़ उसने टैक्स पे किया हुआ है और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितने की थी, 1 लाख, तो 20,000 रुपये कम पे किया हुआ है। तो उस केस में एक डिमांड नोटिस इश्यू किया जाएगा, किसको, टैक्स पेयर को। और कौन से सेक्शन के अंडर बेटा ये नोटिस ऑफ डिमांड इश्यू किया जाता है, अंडर सेक्शन 156। ठीक है, सेक्शन 156 के अंतर्गत उसको एक नोटिस इश्यू किया जाएगा जिसको हम नोटिस ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, जस्ट आपको एक बार लिखना कैसे एग्जाम में, उसकी लिए हम अब बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब आता है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। हाँ जी बेटा, टाइम लिमिट के बारे में आपको कौन कौन सी बातें बताई गई थी। हाँ जी बेटा, विद इन 30 डेज, टाइम लिमिट बेटा आपको ध्यान रखना है, विद इन 30 डेज। 30 डेज बेटा कहाँ से काउंट होंगे, 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है जी, नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर। और एट द प्लेस एंड टू द पर्सन। अब ध्यान से सुनिएगा, नोटिस के अंदर बेटा एक तो टाइम लिमिट लिखी जाएगी, 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, एक ड्यू डेट लिखी जाएगी। ठीक है जी, पेमेंट करने की लास्ट ड्यू डेट क्या है, प्लेस लिखा जाएगा, कौन से बैंक में पैसा जमा करवाना है, एंड टू द पर्सन, कौन से पर्सन को डिपॉजिट करवाना है। ठीक है जी, एट द प्लेस एंड टू द पर्सन मेंशन्ड इन द नोटिस। ये सारी बातें बेटा उस नोटिस के अंदर लिखी जाएंगी। अच्छा जी, अब देखो क्या कहता है, यदि असेसिंग ऑफिसर चाहे, हाँ जी बेटा देखो, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो बेटा इस पीरियड को रिड्यूस भी कर सकता है। देखो लिखा हुआ है अर्लियर देन 30 डेज। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो टैक्स पेयर को ये कह सकता है कि हम आपको टाइम 30 दिन से कम का देंगे, यानी कि ये जो टाइम है 30, नॉर्मली ये टाइम लिमिट जो है 30 डेज की है, बट असेसिंग ऑफिसर चाहे तो इस टाइम लिमिट को रिड्यूस भी कर सकता है। किसके इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। ठीक है जी, विद द प्रीवियस अप्रूवल, बट उसके लिए उसको ज्वाइंट या डिप्टी कमिश्नर की बेटा क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है। हाँ जी बेटा देखिए आगे, अब बेटा चलते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का बेटा सेक्शन याद रखना है 220 सब सेक्शन 2, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 सब सेक्शन 2। हाँ जी बेटा क्या कहता है देखिए, हाँ जी बेटा, अगर करदाता नोटिस ऑफ डिमांड में जो भी अमाउंट उससे मांगा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसकी पेमेंट करने में डिले करता है, देरी करता है, तो उस केस में 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब बेटा समझ जाओ, पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है अगर 5 डेज है या 15 डेज है या 20 डेज है, उसको फुल मंथ आपने कंसिडर करना है। ठीक है जी, फ्रॉम द एक्सपायरी। अब आता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कहाँ से होगा, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट, जिस दिन आपकी ड्यू डेट एक्सपायर हुए, ड्यू डेट का मतलब लास्ट डेट, उस डेट से लेकर और टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ठीक है,
इसके कल बेटा मैं 4 केसेस करवा चुका हूँ, चारों में मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाया था। लास्ट क्लास बेटा आप देख सकते हो, इसकी फर्स्ट क्लास जो बच्चे उस क्लास में एब्सेंट थे, उसमें बेटा मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना सिखाया था। ठीक है? चलिए, हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, अब क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ द डेट। हाँ जी बेटा, सेक्शन 223 क्या कहता है कि जो डेट है, हाँ जी बेटा, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि असेसी को एक बेटा एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, उस एप्लीकेशन में, हाँ जी बेटा, असेसी को असेसी के पास अगर बेटा पैसे की शॉर्टेज है, फंड्स की शॉर्टेज है, और वो ये चाहता है कि नोटिस ऑफ डिमांड में जो लिखा हुआ अमाउंट है उसकी पेमेंट करने के लिए उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो उस केस में वो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट डाल सकता है बाय राइटिंग एन एप्लीकेशन। उसको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। ठीक है जी? और वो एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगी, और असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकता है और टाइम लिमिट को बेटा एक्सटेंड कर सकता है। जो 30 दिन का टाइम होता है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और टू अलाउ द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। हाँ जी बेटा, किस्तों में पेमेंट करने के लिए भी अनुमति दी जा सकती है। ठीक है जी? असेसिंग ऑफिसर के पास 2 पावर्स हैं, या तो उस टाइम लिमिट को वो एक्सटेंड कर देगा, या करदाता अगर ये चाह रहा है कि वो नोटिस ऑफ डिमांड में लिखा हुआ अमाउंट लमसम ना देकर, इकट्ठा ना देकर किस्तों में देना चाहता है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर करदाता की सुविधा के अनुसार किस्तें भी बना सकता है, और उसको किस्तों में भुगतान करने की बेटा छूट दी जा सकती है। ठीक है? बताइए यहाँ तक। बट इस केस में ध्यान रखना, इंटरेस्ट बेटा उसको पे करना पड़ेगा। जो हमारी ड्यू डेट थी, हाँ जी बेटा, जो भी ड्यू डेट बनेगी उस ड्यू डेट से अगर वो पेमेंट लेट करता है तो इंटरेस्ट बेटा उसको पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल रह गया था, कल की क्लास में मैं बता रहा था और क्लास बेटा ओवर हो गई थी। इसको हम ले लेते हैं। इसमें क्या कहता है? इफ द अमाउंट ऑफ डिमांड हैज़ बिन रिड्यूस्ड इन द अपील। कई बार बेटा क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक असेसी हूँ और मेरे पास बेटा एक नोटिस ऑफ डिमांड आ गया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 21 को मेरे पास नोटिस ऑफ डिमांड आ गया 20,000 रुपीज़ का। ठीक है बेटा? जिसके लिए मेरे को टाइम दिया गया 30 डेज का, 31/10/21। ठीक है बेटा? और मैंने पेमेंट कर दी कौन सी डेट को? सपोज करो मैंने पेमेंट की है 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 2021 को मैंने, ये है डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ये बेटा क्या है? ड्यू डेट, लास्ट डेट। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैंने कितना अमाउंट पे किया होगा? 20,000 रुपीज़ तो बेटा मैंने नोटिस ऑफ डिमांड का अमाउंट पे किया, और प्लस क्योंकि मैंने कितने 1 मंथ एंड 19 डेज ये डिले किया है, तो इस केस में बेटा मेरे को 2 मंथ्स का क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 20,000 का 1% के हिसाब से, और 2 मंथ्स का बेटा कितना इंटरेस्ट पे किया होगा मैंने? 400 रुपये। तो 20,400 रुपये बेटा मैंने पे किए। ठीक है जी? अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे पास जो नोटिस ऑफ डिमांड भेजा, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की के प्रति मेरी जो लायबिलिटी है वो इतनी नहीं बनती, और मैंने उठा के बेटा अपील डाल दी।
मैंने इस नोटिस ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में कहाँ चला गया? हाँ जी बेटा, कमिश्नर के यहाँ। ठीक है जी, कमिश्नर के यहाँ बेटा मैं चला गया। आपको अपील का चैप्टर मैंने करवाया है, तो सबसे पहली अपील बेटा कहाँ डाली जाती है? कमिश्नर के यहाँ। सपोज करो, हाँ जी बेटा, कमिश्नर के बाद दूसरा क्या होता है? ट्रिब्यूनल, ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर बेटा आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है जी, ये सारा आपको प्रोसेस बताया हुआ है। तो मान लीजिए इस 20,000 के नोटिस ऑफ डिमांड को लेकर मैं कहाँ पर चला गया? कमिश्नर के बेटा यहाँ चला गया। कमिश्नर के यहाँ अपील डाल दी और कमिश्नर ने अपना निर्णय सुनाया कि इस व्यक्ति का जो टैक्स है वो 10,000 रुपये बनता है। नोटिस ऑफ डिमांड 10,000 रुपये का होना चाहिए था इसका, जबकि मेरे पास नोटिस ऑफ डिमांड कितने का आया? 20,000 रुपये का। कमिश्नर अपील ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया, मेरे पक्ष में निर्णय सुनाया और मेरी टैक्स लायबिलिटी को बेटा 10,000 रुपीज़ डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये से मेरा टैक्स रिड्यूस कर दिया। अब इस केस में ध्यान से सुनिएगा, मेरे को रिफंड मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे रिफंड देगा। रिफंड कितना मिलेगा मुझे? हाँ जी बेटा, एक तो मेरे को 10,000 रुपये तो वापस मिलेंगे टैक्स के। 10,000 तो टैक्स के वापस मिलेंगे, प्लस पहले बेटा मैंने इंटरेस्ट कितने पे चुकाया हुआ है? पहले मैंने इंटरेस्ट चुकाया हुआ है 20,000 पे। ठीक है जी, जबकि मेरा ये जो ब्याज है ये 10,000 पे लगना चाहिए था। ये जो 20,000 के ऊपर मैंने पहले ब्याज चुकाया था, वास्तव में मेरी टैक्स लायबिलिटी तो 10,000 थी, तो मेरा इंटरेस्ट भी कितने पे कैलकुलेट होना चाहिए था? 10,000 पे। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मेरा 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा गया हुआ है, तो वो भी मैं क्लेम करूँगा। तो 10,000 के ऊपर बेटा कितना इंटरेस्ट फालतू गया हुआ? 1% और 2 मंथ्स का मैंने इंटरेस्ट क्लेम किया हुआ था, ये हो गया 200 रुपये। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को 10,200 रुपये वापस करेगा। ठीक है जी, 10,000 रुपये तो टैक्स के और 200 रुपये बेटा ब्याज के रिफंड करेगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है? अब इसको पढ़ते हैं। इस लाइन में बेटा यही लिखा है, इफ़ द अमाउंट ऑफ डिमांड हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ठीक है जी, अगर नोटिस ऑफ डिमांड में जो अमाउंट लिखा गया था वो रिड्यूस हो जाता है, जैसे हमारे एग्जांपल में 20,000 से कितना हो गया? 10,000। तो उस केस में द इंटरेस्ट शैल बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट बेटा रिड्यूस हो जाएगा, या यदि कोई फालतू इंटरेस्ट पे किया है, एक्सेस इंटरेस्ट बेटा पे किया हुआ है, जैसे 400 रुपये ब्याज पे किया हुआ था और पे किया कितना जाना चाहिए था? 200, तो 200 रुपये ब्याज बेटा मेरे को क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी बेटा, देखिए अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा बेटा क्या हो सकता है कि मैंने अपील डाली थी ये सोच के कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, और वो अपील बेटा मेरे ऊपर उल्टी पड़ गई। उस अपील में कमिश्नर ने मेरी टैक्स लायबिलिटी को और बढ़ा दिया। नोटिस ऑफ डिमांड में बेटा कितना अमाउंट था? नोटिस ऑफ डिमांड में 20,000। ठीक है जी, नोटिस ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे 20,000 पे करना था। अपील में मेरा डिसीजन आया कि इसकी टैक्स लायबिलिटी तो 25,000 पे बनती है। अपील के अंदर बेटा 25,000 पे डिसीजन सुना दिया कमिश्नर ने। तो यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, 5,000 पे 5,000 रुपये बेटा मेरे को और पे करने हैं, बल्कि अब ये 5,000 रुपये पे करने हैं तो इसका ब्याज भी पे करना पड़ेगा। अब ब्याज बेटा ध्यान से सुनना, ब्याज कहाँ से कहाँ तक का लगेगा? 5,000 रुपये तो मुझे ये पे करने हैं और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। 5,000 प्लस 5,000 के ऊपर बेटा 1% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। देखो कहाँ से कहाँ तक, उसके बारे में क्या लिखता है? इफ़ द अमाउंट ऑफ डिमांड इज इंक्रीज्ड, the assessee shall be liable to pay interest from the end of period mentioning in the first notice of demand to the date on which amount is paid। जैसे मान लीजिए मेरा नोटिस ऑफ डिमांड मेरे को कौन सी डेट को आया था? 1/10/21 को। ड्यू डेट क्या थी पेमेंट करने की? 30 दिन, 31/10/21 को मुझे पेमेंट करनी थी। ठीक है जी, अब जो अपील के अंदर जो निर्णय आया है, ध्यान से सुनना, अपील के अंदर जो निर्णय आया है वो आया है, मान लेते हैं, हाँ जी बेटा, अपील के अंदर जो डिसीजन आया है मान लेते हैं वो आया 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2022 को आया है।
इस दिन अपील का निर्णय आया। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पेमेंट करने की ड्यू डेट थी, ठीक है जी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ये थी, और 31 जनवरी 2022 को निर्णय आया है, तो इतने पीरियड का इंटरेस्ट ये बेटा बनेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हो गए बेटा पूरे, 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये 20,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो 5,000 पे अपील में जो डिसीजन सुनाया कमिश्नर ने, उसमें मेरी टैक्स लायबिलिटी कितने रुपए बढ़ा दी, 5,000। तो 5,000 रुपये बेटा मेरे को पे करने पड़ेंगे, और 5,000 पे नोटिस ऑफ डिमांड की ड्यू डेट से, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, नोटिस ऑफ डिमांड की ड्यू डेट क्या थी, 31 अक्टूबर, उस डेट से लेकर और जिस डेट को मैंने वास्तव में पेमेंट की है, ठीक है जी, जिस डेट को मैंने वास्तव में, मान लीजिए मैंने वास्तव में पेमेंट की है इस 5,000 की इस डेट को, ठीक है जी, 31 जनवरी 2022 को कमिश्नर ने निर्णय सुनाया, या सपोज करो उस दिन मैंने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे बेटा 3 मंथ्स का बेटा मैंने मेरा इंटरेस्ट 5,150 रुपये, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी 150 रुपये बेटा बढ़ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। इसके ऊपर बेटा वैसे न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, बट ये समझाने के लिए मैं थोड़ा बीच बीच में ले रहा हूँ। चलिए, आप पेपर में एग्जाम्पल जरूर देना। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आता है बेटा वेवर ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, ब्याज की माफ़ी, ब्याज की माफ़ी करने का अधिकार असेसी के ऊपर बेटा जो ब्याज लगाया गया है ड्यू टू लेट पेमेंट, उस ब्याज को कौन माफ़ कर सकता है, हाँ जी बेटा, ये पावर है चीफ कमिश्नर के पास, ठीक है। देखो क्लियर लिखा हुआ है, द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर में रिड्यूस, हाँ जी बेटा, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, वेव का मतलब होता है पूरा कंप्लीटली माफ़ करना, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, पेड और पेबल बाय द असेसी अंडर सेक्शन 222 इफ, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट, कमिश्नर को संतुष्ट करना पड़ेगा कि पेमेंट करने में जो देरी की गई है, पेमेंट करने में जो देरी की गई है वो किसी ऐसे कारण की वजह से की गई है जो करदाता के नियंत्रण से बाहर था, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए बेटा कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से एसएससी क्या हो गया, लेट हो गया, ठीक है जी। तो लेट होने पर तो ये एक वैलिड रीज़न हो गया, तो उस केस में चीफ कमिश्नर बेटा उसके ब्याज को कम भी कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है असेसी हैज़ कोऑपरेटेड, असेसी ने जिस करदाता के ब्याज को माफ़ किया जा रहा है उसने हमेशा इंक्वायरी में सहयोग दिया है। कोऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, सहयोग करना। जब भी उसके खिलाफ, जब भी उसके अगेंस्ट किसी तरह की कोई इंक्वायरी करवाई है, किसने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, किस चीज़ से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड या किसी अमाउंट की रिकवरी से रिलेटेड, उसने हमेशा कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है। तो उस केस में बेटा ब्याज के अमाउंट को रिड्यूस भी किया जा सकता है, और अगर कमिश्नर चाहे तो उसको वेव ऑफ भी कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब आता है सेक्शन 223 असेसिन डिफॉल्ट। हाँ जी बेटा, असेसिन डिफॉल्ट कौन होता है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिए, सेक्शन 223 ये बेटा हमारा असेसिन डिफॉल्ट, किसी भी असेसी को असेसिन डिफॉल्ट बेटा तभी माना जाएगा जब नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर जो अमाउंट उससे डिमांड की गई है उसकी वो टाइमली पेमेंट ना करे। यदि करदाता नोटिस ऑफ डिमांड में लिखे गए अमाउंट की टाइमली पेमेंट नहीं करता, जो 30 दिन का समय दिया गया है या 30 दिन से समय जो एक्सटेंडेड टाइम उसको दिया गया है, अगर वो एक्सटेंडेड टाइम या नोटिस ऑफ डिमांड में जो भी टाइम लिखा हुआ है उसके अंदर पेमेंट नहीं करता है, तो उसको बेटा असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। या अगर उसने पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी है, जैसे मैंने पीछे बताया था, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की परमिशन भी ले सकता है असेसिंग ऑफिसर से, उस केस में यदि वो
एक किस्त की पेमेंट करने में असमर्थ रहता है, एक भी किस्त की पेमेंट करने में यदि वो असमर्थ है, तो बाकी सभी किस्तों के लिए उसको असेसिन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। ठीक है? तो असेसिन डिफ़ॉल्ट कौन होता है? जो नोटिस ऑफ डिमांड में लिखी गई राशि को निर्धारित समय के अंदर या निर्धारित किस्तों में प्रॉपर डेट पर और प्रॉपर स्थान पर चुका ना पाए, उसको बेटा असेसिन डिफ़ॉल्ट बोला जाता है। अब उस केस में क्या होगा, जब किसी असेसी को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस केस में बेटा उसके ऊपर पेनल्टी और लगेगी। ध्यान से सुनिए, पेनल्टी देखो। हाँ जी बेटा, उस केस में असेसी के ऊपर क्या लगाई जाएगी? पेनल्टी। और पेनल्टी जब लगाई जाएगी, तो उस पेनल्टी के अमाउंट को भी बेटा टाइम टू टाइम इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे मान लो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी, ठीक है? पेनल्टी का अमाउंट असेसिंग ऑफिसर की इच्छा पे निर्भर करेगा। असेसिंग ऑफिसर जितना उचित समझेगा वो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है? उस पेनल्टी के अमाउंट को भी बेटा टाइम टू टाइम इंक्रीज़ किया जा सकता है। जितना ज़्यादा आप डिले करोगे, असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी के अमाउंट को भी इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है? और उस केस में बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेनल्टी का जो अमाउंट है, जो भी असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी का अमाउंट मेरे ऊपर लगाएगा, वो टैक्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। नोटिस ऑफ डिमांड में जो टैक्स मेरे से माँगा गया, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मेरे ऊपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे घर पे जो नोटिस भेजा है एरियर ऑफ टैक्स का, वो 20,000 का है, ठीक है? तो पेनल्टी का अमाउंट बेटा 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। पेनल्टी 20,000 रुपीज़ से कम ही रहेगी। और पेनल्टी लगाने से पहले करदाता को सुनवाई का अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। यानी कि अगर मेरे ऊपर किसी तरह की कोई पेनल्टी लगाई जा रही है, तो पेनल्टी लगाने से पहले मेरे को बोलने का मौका दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से कहेगा कि यदि आप अपने पक्ष में कुछ बोलना चाहते हो, तो आप अपना रीज़न दे सकते हो। ठीक है जी? और उस केस में पेनल्टी को यदि मेरे मेरे द्वारा बताए गए रीज़न से असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट हो जाता है, तो उस केस में पेनल्टी के अमाउंट को वेव ऑफ किया जा सकता है। ठीक है जी? देखो नीचे 3 बातें बेटा मैंने लिखी है यहाँ पे। देखो पहली क्या कहता है? हाँ जी बेटा, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स इन एरियर। पेनल्टी का जो अमाउंट है बेटा, वो कभी भी एरियर ऑफ टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? जैसे अभी मैंने बताया मेरा एरियर ऑफ टैक्स 20,000 बनता है, तो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो 20,000 से बेटा कम ही रहेगा। अच्छा जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मेरा नोटिस ऑफ डिमांड का अमाउंट तो 20,000 है और मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी बेटा 25,000 की। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, दूसरी बात, टैक्स पेयर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। करदाता को सुनवाई का एक अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है जी? पेनल्टी लगाने से पहले उसको एक मौका दिया जाएगा अपने पक्ष में कहने का। और तीसरी बात क्या लिखा है? नो पेनल्टी शैल बी लेविड इफ असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द रीजन ऑफ डिफॉल्ट। यदि असेसिंग ऑफिसर करदाता के रीजन से सेटिस्फाई हो जाता है, करदाता ने जो देरी की है उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है जी? बताओ बेटा यहाँ तक। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब आता है रिकवरी, मोड्स ऑफ रिकवरी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले करदाता के पास क्या भेजा गया? नोटिस ऑफ डिमांड। हाँ जी बेटा, नोटिस ऑफ डिमांड बेटा हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ और 20,000 का नोटिस ऑफ डिमांड था। ठीक है? 20,000 रुपये का नोटिस ऑफ डिमांड भेजा गया करदाता के पास, प्लस उसके ऊपर बेटा सपोज करो, हाँ जी बेटा, 20,000 रुपये का नोटिस ऑफ डिमांड था और उसने पेमेंट की नहीं।
पेमेंट करने से बेटा उसने इनकार कर दिया। यदि करदाता पेमेंट करने से इनकार कर देता है, इफ द असेसी रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन द नोटिस ऑफ डिमांड, तो उस केस में जो नोटिस ऑफ डिमांड में जो अमाउंट लिखा गया था और जो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, मान लेते हैं 5,000 रुपये बेटा पेनल्टी भी लगा दी, 25,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब इसकी क्या करनी है, रिकवरी करनी है। ठीक है जी, पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्यार से मांग रहा था पैसे, बट वो तो दिए नहीं असेसी ने, करदाता ने, तो अब इस 25,000 रुपये की बेटा वो रिकवरी कैसे करेगा। रिकवरी का मतलब क्या होता है, सुनो जी ध्यान से। रिकवरी का मतलब होता है मीन्स कलेक्शन बाय टेकिंग एक्शन। हाँ जी बेटा, कलेक्शन बाय टेकिंग एक्शन। रिकवरी का मतलब है जब करदाता से जो रिकवरी की जाती है या कलेक्शन की जाती है, किस चीज़ की कलेक्शन, कलेक्शन बेटा टैक्स की भी हो सकती है, पेनल्टी की भी हो सकती है, इंटरेस्ट की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो सकती है बाय टेकिंग एक्शन। ठीक है जी, और बाय द जजमेंट ऑफ कोर्ट। ठीक है जी, या कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाए, ठीक है, और उस जजमेंट के थ्रू उससे कलेक्शन की जाए, उसे बोलेंगे रिकवरी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा, रिकवरी जो होती है वो हमेशा एक्शन के थ्रू होती है या बाय द जजमेंट ऑफ कोर्ट। हाँ जी बेटा, अब आता है कि रिकवरी करने के बेटा मेथड कितने हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी किसी असेसी से रिकवरी करता है, रिकवरी बेटा दो सेक्शन के अंडर की जा सकती है, अंडर सेक्शन 222 और एक बेटा अंडर सेक्शन 226। अंडर सेक्शन 222 जो रिकवरी की जाती है बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। हाँ जी बेटा, यहाँ पे जो रिकवरी होगी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर, और अंडर सेक्शन 226 जो रिकवरी की जाती है वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा भी की जा सकती है और बाय द असेसिंग ऑफिसर। हाँ जी बेटा, सेक्शन 222 के अंडर रिकवरी करने का अधिकार केवल किसको है, टीआरओ को, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और सेक्शन 226 के अंडर रिकवरी करने का अधिकार किसको है, टीआरओ को भी है बेटा और असेसिंग ऑफिसर को भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अंडर सेक्शन 222 टैक्स रिकवरी ऑफिसर रिकवरी कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। तो सबसे पहला बेटा रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर। सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये पता होनी चाहिए कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता कौन है। हाँ जी बेटा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर कौन कौन हो सकता है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर, हाँ जी बेटा, एनी कलेक्टर, कोई भी बेटा कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर। हाँ जी बेटा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है बेटा एनी कलेक्टर और एनी एडिशनल कलेक्टर, ये हो सकता है। और हाँ जी बेटा, या फिर बेटा कोई ऑफिसर हो सकता है, ऑफिसर ऑफ लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसा कोई ऑफिसर जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करता है। लैंड रिवेन्यू होता है भूमि कर। ठीक है जी, हर एक स्टेट के अंदर बेटा एक लैंड रिवेन्यू ऑफिसर होता है, तो लैंड रिवेन्यू ऑफिसर भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर हो सकता है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर कोई कलेक्टर हो सकता है, ठीक है, या एडिशनल कलेक्टर हो सकता है, या फिर बेटा ऑफिसर ऑफ लैंड रिवेन्यू, या कोई भी पब्लिक डिमांड ऑफिसर हो सकता है, और एनी
ऑफिसर, गजटेड ऑफिसर, हाँ जी बेटा, कोई भी गजटेड ऑफिसर हो सकता है, गजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी बेटा, गजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर कौन कौन हो सकता है, तो आप क्या बताओगे? एनी कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर हो सकता है, और ऑफिसर ऑफ लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक डिमांड, या फिर गजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। ठीक है जी। अगर केंद्रीय सरकार चाहे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे, तो किसी भी गजटेड ऑफिसर को जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, उसको टैक्स रिकवरी ऑफिसर बनाया जा सकता है। किस पर्पज के लिए? फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम द असेसी, करदाता से जो भी अमाउंट रिकवर करने हैं उस पर्पज के लिए। ठीक है बेटा। अब आता है कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर, हाँ जी बेटा, रिकवरी कैसे करता है, उसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप, हाँ जी बेटा, जब भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर असेसी से टैक्स की रिकवरी करेगा, तो उसका बेटा एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर टैक्स रिकवरी ऑफिसर को फॉलो करना होगा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले बेटा वो एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेगा, ड्रॉ ए स्टेटमेंट, इसको सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं बेटा। ड्रॉ ए स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 222 इन द फॉर्म नंबर 37। हाँ जी बेटा, सबसे पहले टैक्स रिकवरी ऑफिसर को एक स्टेटमेंट या एक सर्टिफिकेट ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन से सेक्शन के अंडर? 222 के अंडर। और कौन से फॉर्म पे? 17 के अंदर। इस सर्टिफिकेट में वो क्या मेंशन करेगा? मेंशनिंग या स्पेसिफाइंग द अमाउंट टू बी रिकवर्ड। उसमें ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि डिफॉल्टर से कितना पैसा रिकवर करना है। ठीक है जी। अंडर हिज सिग्नेचर, और इसके ऊपर बेटा उसके साइन होना जरूरी है। ये सबसे पहला स्टेप रहेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ड्रॉ ए स्टेटमेंट। सबसे पहले वो एक सर्टिफिकेट तैयार करेगा फॉर्म नंबर 57 में, उसमें अमाउंट लिखा जाएगा कि कितना पैसा डिफॉल्टर से रिकवर करना है। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप क्या होगा? हाँ जी बेटा, उसके बाद एक नोटिस इश्यू किया करेगा वो, इश्यू ए नोटिस। किसको नोटिस इश्यू किया जाएगा? टू द डिफॉल्टर। ठीक है। डिफॉल्टर को सूचना भेजी जाएगी, भाई आपके अगेंस्ट इतना रुपया पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आप उसकी पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर कर दो, विद इन 15 डेज। 15 दिन का समय दिया जाएगा। टैक्स रिकवरी ऑफिसर भी बेटा उसको पहले समय देगा। ठीक है जी। हो सकता है वो मान जाए, तो 15 दिन का समय बेटा उसके द्वारा भी दिया जाएगा। पर टैक्स रिकवरी ऑफिसर बेटा चाहे तो इस 15 दिन के पीरियड को रिड्यूस भी कर सकता है। 15 दिन के पीरियड को बेटा रिड्यूस कब किया जाएगा? हाँ जी बेटा, अगर उसको लगता है कि यदि हमने इस डिफॉल्टर को समय ज़्यादा दे दिया तो ये देश छोड़ के भाग सकता है। ठीक है जी। अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकता है 15 दिन के अंदर अंदर। तो उस केस में बेटा अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर चाहे तो बेटा 15 दिन से पहले, 15 दिन से कम समय का नोटिस भी इशू किया जा सकता है। तो जनरली वैसे ये जो नोटिस दिया जाता है वो 15 दिन का दिया जाता है, 15 दिन में पेमेंट करने का। अब आता है कि हाँ जी बेटा, मान लीजिए असेसी 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है। इफ द पेमेंट इज नॉट मेड, अगर पेमेंट नहीं की गई, देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, हाँ जी बेटा, 15 दिन के एक्सपायरी के बाद असेसी को बेटा टैक्स रिकवरी ऑफिसर कैन टेक द फॉलोइंग एक्शन। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। अगर 15 दिन के अंदर
पेमेंट नहीं करता, कौन? डिफ़ॉल्टर। तो 15 दिन खत्म होने के बाद टैक्स रिकवरी ऑफिसर 4 एक्शन ले सकता है बेटा, उसके अगेंस्ट 4 एक्शन लिए जा सकते हैं। वो 4 एक्शन कौन-कौन से हैं बेटा? वन बाय वन हम इसको करेंगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके चलता हूँ। हाँ जी बेटा, सबसे पहला एक्शन जो लिया जा सकता है, हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। टैक्स रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है? उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ध्यान से सुनिए, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और सेल किया जा सकता है। अटैच का मतलब बेटा उसको अपने कब्जे में ले सकता है। असेसी की, डिफ़ॉल्टर असेसी की जितनी भी संपत्तियाँ हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है। अटैच का मतलब बेटा अपने पोज़ेशन में ले सकता है या फिर उसको सेल करवा के, सेल करके और टैक्स का अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। जो भी एरियर बनता है वो रिकवरी की जा सकती है विद बाय सेलिंग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी हो सकती है? हाँ जी बेटा, डिफ़ॉल्टर असेसी की खुद की भी हो सकती हैं। हाँ जी बेटा, जो असेसी है उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो जो उसके नाम से, ठीक है? और ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो स्पाउस के नाम से है, जो उसने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दी थी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो स्पाउस के नाम से या अपने माइनर चाइल्ड के नाम में ट्रांसफ़र की हुई है। माइनर चाइल्ड का मतलब माइनर सन या माइनर डॉटर के नाम में ट्रांसफ़र की हुई है, या हाँ जी बेटा, सन्स वाइफ, पुत्रवधू को ट्रांसफ़र की हुई है। हाँ जी बेटा, या किसको ट्रांसफ़र की हुई है? पुत्रवधू को। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, जो स्पाउस को ट्रांसफ़र की गई है या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र की गई है या सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र की गई है या सन्स माइनर सन अपने पोते को ट्रांसफ़र की गई है, ध्यान से सुनिए, और बिना किसी प्रतिफल के। यदि करदाता के द्वारा कोई भी ऐसी संपत्ति जो उसने अपने जीवन साथी को या अवयस्क बच्चे को या अपनी पुत्रवधू को या अपने पोते को या पोती को ट्रांसफ़र की है बिना पर्याप्त प्रतिफल के, ऐसी संपत्तियों को भी करदाता की संपत्तियां माना जाएगा और उन संपत्तियों को भी कब्जे में लिया जाएगा और उनसे भी टैक्स की वसूली की जा सकती है। ठीक है जी? बट ध्यान रखना, वो संपत्तियां इन सभी को जो ट्रांसफ़र की गई हो, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, बिना किसी प्रतिफल के या बिना पर्याप्त प्रतिफल के। ठीक है? अच्छा जी, अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर को बेटा ये लगता है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर को ये लगता है कि 15 दिन का समय देने से करदाता, हाँ जी बेटा, इन संपत्तियों को बेच देगा या इन संपत्तियों को छुपा लेगा, कोई भी बेटा कारण हो सकता है। इन संपत्तियों को छुपाया भी जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो कैसे छुपाएगा, वो तो फिक्स है। मूवेबल प्रॉपर्टीज को बेटा वो छुपा सकता है, अपनी ज्वेलरी को छुपा सकता है, अपने पास जो गाड़ियां हैं उनको छुपा सकता है, बट जो उसके पास बंगला है या जमीन जायदाद है उसको वो नहीं छुपा सकता। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को बेटा वो कंसील कर सकता है। तो अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर को लगता है कि 15 दिन का समय देने से ये डिफॉल्टर्स ऐसी कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है, कुछ गड़बड़ियाँ कर सकता है, तो 15 दिन से पहले भी ये एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? हाँ जी बेटा, पीछे हम स्टेप्स लिख रहे थे, तो स्टेप्स हमारे हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब इन संपत्तियों को बेटा सेल किया जाएगा, जब भी असेसी की, डिफॉल्टर असेसी की संपत्तियों को बेचा जाएगा, तो उसके लिए, बेचने के लिए बेटा उनकी जो नीलामी की जाएगी, नीलामी करने से पहले उसकी सूचना देना ज़रूरी है। उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या होता है बेटा? प्रोक्लेमेशन होता है घोषणा करना, किसी चीज़ की घोषणा करना। ये घोषणा किस में की जाएगी? हाँ जी बेटा, ये न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में घोषणा की जाएगी या ऑफिशियल गज़ट में घोषणा की जाएगी कि ये डिफ़ॉल्टर्स ऐसी है, इन संपत्तियों को हम इस जगह पर और इस डेट को नीलाम करेंगे। जो भी व्यक्ति खरीदने का इच्छुक हो,
वो आ सकता है, संपर्क कर सकता है। ठीक है जी। तो ये सारी सूचना जो भी संपत्तियों की नीलामी से संबंधित है, ठीक है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? हाँ जी बेटा, मेन बातें जो-जो ध्यान रखनी है, एक तो प्लेस, किस प्लेस पे नीलामी की जाएगी, टाइम टाइम क्या होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, कौन-कौन सी प्रॉपर्टियाँ बेची जाएँगी और रिज़र्व प्राइस क्या होगा? हर एक संपत्ति का बेटा रिज़र्व प्राइस होता है ना, रिज़र्व का मतलब मिनिमम प्राइस यानी कि जिससे कम की बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्टर असेसी की बिल्डिंग बेचनी है, उस बिल्डिंग का रिज़र्व प्राइस डिक्लेयर कर दिया 20 लाख, यानी इसका मतलब ये है कि 20 लाख रुपए से कम की बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, कौन-कौन सी बातें बताई, टाइम हो गया, डेट हो गई, प्लेस हो गया, रिज़र्व प्राइस एटसेट्रा, और भी बातें हो सकती हैं जो नीलामी से संबंधित जो सूचनाएँ होती हैं, वो सारी सूचनाएँ टैक्स रिकवरी ऑफ़िसर को देनी पड़ेगी किसी नेशनल न्यूज़पेपर में या ऑफ़िशियल गज़ट में। ठीक है जी? उसके बाद क्या किया जाएगा, नीलामी वाले दिन जो नीलामी होगी, नीलामी को बेटा बोलते हैं पब्लिक ऑक्शन करवाई जाएगी, सार्वजनिक नीलामी। इस सार्वजनिक नीलामी में जो हाईएस्ट बीडर का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट की नीलामी लगाएगा, उसको वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। अब ये ध्यान रखना है, जब वो नीलामी लगाएगा हाईएस्ट बीडर, ठीक है, उस केस में 25% पैसा ऑन द स्पॉट उससे ले लिया जाएगा। 25% पैसा बेटा ऑन द स्पॉट उससे लिया जाएगा और बाकी 75% पैसे के लिए उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा। जो जिसने भी हाईएस्ट नीलामी लगाई है, हाईएस्ट बीडर, सबसे ज़्यादा नीलामी लगाना वाला जो व्यक्ति है, 25% बेटा उसको ऑन द स्पॉट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और बाकी 75% के लिए उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 15 दिन के बाद, हाँ जी बेटा, 15 दिन के अंदर वो पेमेंट कर देता है तो ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करता, तो जो उसने 25% पैसा दिया था, वो बेटा ज़ब्त कर लिया जाएगा और फिर संपत्ति की नीलामी की दोबारा से घोषणा की जाएगी और उसको दोबारा से सेल किया जा सकता है। ठीक है जी? अब बेटा क्या होगा? ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली कि कैसे प्रॉपर्टी की नीलामी की जाती है डिफ़ॉल्टर की। उसके बाद क्या होगा, नीलामी से जो भी पैसा रिकवर होगा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर उसमें से जितना भी अमाउंट ड्यू बनता है, किसका, डिफ़ॉल्टर असेसी का, वो उसमें से काट के बाकी बचा हुआ पैसा डिफ़ॉल्टर असेसी को दे दिया जाएगा। मान लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बनते हैं 10 लाख रुपए, सपोज़ करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिफ़ॉल्टर असेसी से 10 लाख रुपए लेने हैं और नीलामी कितने की गई है? नीलामी से जो पैसे रिकवरी हुई है, मान लेते हैं बेटा वो 12 लाख की हुई है, तो 12 लाख की रिकवरी में से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना 10 लाख रुपए काट लेगा और 2 लाख रुपए डिफ़ॉल्टर असेसी को क्या कर दिए जाएँगे? रिटर्न कर दिए जाएँगे। ठीक है? तो ये बेटा प्रोसेस रहेगा। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। बस बेटा 5 मिनट और। हाँ जी बेटा, और क्या हो सकता है? टैक्स रिकवरी ऑफिसर, क्या बात होगी? हाँ जी बेटा, और बेटा क्या हो सकता है? टैक्स रिकवरी ऑफिसर यदि चाहे तो बेटा वो असेसी को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब ये अरेस्ट करने की कार्यवाही नॉर्मली कब की जाती है बेटा? हाँ जी बेटा, कई बार क्या होता है, हाँ जी बेटा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने असेसी को अपीयर होने के लिए बोला। टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने असेसी को अपने सामने अपीयर होने के लिए उसको नोटिस भेजा। हाँ जी बेटा, और वो अपीयर नहीं हुआ। यदि टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा करदाता के पास कोई नोटिस भेजा जाता है अपीयर होने का, अपीयर किस पर्पज़ के लिए? कोई उससे सवाल जवाब करने हैं, करदाता से बेटा कोई पूछताछ करनी है और यदि वो उस पूछताछ में प्रस्तुत नहीं करता है खुद को, तो उस केस में टैक्स रिकवरी ऑफिसर चाहे तो असेसी के नाम में अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकता है।
ठीक है जी, और उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, ठीक है? या उस केस में भी यदि डिफ़ॉल्टर असेसी के अपने एरिया को छोड़ के जाने की, अपने एरिया से भागने की संभावनाएँ, हाँ जी बेटा, जब टैक्स रिकवरी ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो डिफ़ॉल्टर असेसी है, ये किसी भी समय अपना बोरिया बिस्तरा बाँध के देश को छोड़ सकता है, तो उस केस में भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकता है, ठीक है जी? तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जब करदाता के अगेंस्ट उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इश्यू किया जाए। तो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके, बट चलो इतनी बात बेटा एग्ज़ाम में लिख देना। अच्छा, अब आता है अपॉइंटिंग ए रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, हाँ जी बेटा, कई बार क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्टर असेसी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है सपोज़ करो, हाँ जी बेटा, एक कंपनी है, उस कंपनी का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। उस कंपनी का बेटा 50 करोड़ रुपए का टैक्स है, जो पेंडिंग है, ठीक है? अब ये बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों रुपए का मामला है, तो करोड़ों रुपए के मामले में अब टैक्स की रिकवरी करना बड़ा टफ काम है। तो उस केस में कई बार क्या होता है, असेसी की जो बिज़नेस एसेट्स हैं, जो डिफ़ॉल्टर असेसी है, यहाँ डिफ़ॉल्टर असेसी कौन है? कंपनी। उस कंपनी की बेटा जो बिज़नेस की एसेट्स हैं, उन बिज़नेस एसेट्स के लिए अलग से एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा अलग से एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट की कर दी जाती है, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं, ठीक है जी? या लिक्विडेटर भी बोला जा सकता है इसको, रिसीवर या लिक्विडेटर। इस रिसीवर का काम क्या होता है, ये उस कंपनी की जो बिजनेस एसेट्स हैं, बिजनेस की संपत्तियां, उनको मैनेज करेगा, उनको अपने पोजेशन में लेगा, अपने कब्जे में लेगा, ठीक है? और उसको बेटा क्या करेगा, सेल करेगा। ये सारा काम जिस व्यक्ति को हैंड ओवर कर दिया जाता है, उसे रिसीवर बोला जाता है, ठीक है बेटा? तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा टैक्स की रिकवरी कैसे की जाती है, ये बेटा हमने डिटेल में कर लिया। हालांकि बुक में इतना कुछ डिटेल में दिया नहीं है, जितनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करोगे, तो आपको ये सारी बातें लिखनी है जो मैंने बताई हैं, ताकि आपका जो पेपर है वो दूसरे बच्चों से अलग दिखे, ठीक है? दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट वही कॉमन बातें लिखी हुई हैं, बट आपने थोड़ा हट हट के बातें लिखी होंगी, एग्जाम्पल अच्छे दिए होंगे, तो नो डाउट आपके मार्क्स दूसरों से ज़्यादा आएँगे। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। कल की क्लास में बेटा हम बात करेंगे सेक्शन 226 अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर के अलावा असेसिंग ऑफिसर और कौन कौन से मेथड से रिकवरी कर सकता है। ठीक है? चलिए, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।